नमस्कार, मैं अभिषेक बाजपेयी जेके मीडिया न्यूज अपडेट के ज्ञानशाला शो में देश की राजधानी दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ज्ञानशाला शो के पहले और दूसरे एपिसोड का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला। इसके लिए हम अपने दर्शकों के दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज के हमारे ज्ञानशाला के तीसरे एपिसोड में हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मुद्दा है, वो है आरक्षण। आरक्षण यानी रिजर्वेशन। 1947 से लेकर आज तक आरक्षण देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। देश में आरक्षण को लेकर विभिन्न प्रकार के हर जगह पे हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं और आरक्षण समाज में और देश में हर एक मंच पर बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या ये आरक्षण जिस समाज के उत्थान के लिए बनाया गया, क्या वाकई में उस समाज का आज की डेट में उत्थान हुआ है, उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, क्या एडवांसमेंट उस समाज में हुआ है? क्या आरक्षण के फायदे हैं? आरक्षण के क्या आज तक नुकसान हुए? क्या अब वो समय आ गया है कि आरक्षण नाम की पॉलिसी को कुछ सुधार की जरूरत है या इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है? ये कुछ सवाल है जो हमारे सामने आज की डेट में एक सवाल खड़े हुए हैं, जिसके जवाब जानने की हमें आज की डेट में बहुत जरूरत है। इसके जवाब को जानने के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर आरक्षण क्या है। आरक्षण वो एक ऐसा पॉलिसी बनाई गई जो कि पिछड़ा हुआ समाज के उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आरक्षण नाम की पॉलिसी बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी भारत की आज़ादी के बाद, जो कि संविधान में लाई गई। आरक्षण किस हिसाब से दिया गया? पहला तो आपका आरक्षण लेजिस्लेचर में दिया गया, गवर्नमेंट जॉब में दिया गया, प्रमोशन में दिया गया, एजुकेशनल स्कीम में दिया गया, गवर्नमेंट स्कीम में दिया गया, एजुकेशनल स्कॉलरशिप में दिया गया। तो इस तरह से आरक्षण इन दायरों के अंदर आरक्षण को आवंटित किया गया। अब आरक्षण एससी कोटे को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% और हैंडीकैप को 4%। इस तरह से आरक्षण दिया गया। अब ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण है सन 2019 में मोदी जी की गवर्नमेंट में लाया गया। ये जो सवर्ण समाज के लोग थे, जैसे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, उनके लिए इस तरह का आरक्षण लाया गया जो कि आर्थिक रूप से कमजोर थे। उसके बाद अब आ जाते हैं जो आरक्षण है आपका ओबीसी का। ओबीसी का आरक्षण सबसे पहले केवल एसटी और एसटी के लिए आरक्षण था। ओबीसी आरक्षण 1987 में मंडल कमीशन के इंटरफियरेंस के बाद ओबीसी आरक्षण 27% शुरू किया गया। ओबीसी आरक्षण आने के बाद देश में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो इस प्रकार अब हो गई कि एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10% और हैंडीकैप का 4%। अब इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण हर वर्ग को अलग अलग हिसाब से राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों ने दिया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया। इन राज्यों में जो है एसटी के लिए 80% आरक्षण, लक्षद्वीप में एसटी के लिए 100% आरक्षण, बिहार में जो है ओबीसी के लिए 35% आरक्षण, बंगाल में एससी के लिए 22% आरक्षण और हिमाचल प्रदेश में एससी कोटे के लिए 25% आरक्षण। तो अब आप ये देखिए कि कितना गलत राजनीतिक फायदा। इसका कोई एक मापदंड नहीं बनाया गया। बिना किसी मापदंड के राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में उस समाज को उठाने के लिए, उस समाज के वोटों का फायदा उठाने के लिए मनचाहे तरीके से 80% 100% का आरक्षण दे रही है। ये किस तरह का समाज के साथ धोखा है? समाज के समुदायों को बिल्कुल तरह से बांटने की कोशिश की गई है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो आता है आपका आरक्षण को बांटने की कैटेगरी। आरक्षण आखिर दिया कैसे जाता है? आरक्षण की दो कैटेगरी होती हैं, एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट में, दूसरा एजुकेशन में। एम्प्लॉयमेंट में एक तो रिजर्व कैटेगरी हो गई और दूसरी हो गई आपकी ओपन कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में आते हैं आपके एसटी, ओबीसी, ये हो गए। उसके बाद ओपन कैटेगरी में आपका आता है जनरल प्लस एसटी, ओबीसी। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई एक जनरल का कैंडिडेट है, उसके भी 200 नंबर है, ठीक है, 200 मार्क्स हैं, और उसके बाद एससी, एसटी या ओबीसी का कैंडिडेट है, उसके भी 200 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि ओपन कैटेगरी जो कि जनरल कैटेगरी के लिए सेपरेट में रखी गई है, रिजर्व कैटेगरी को हटाकर, उसमें भी पहले
SC ST और OBC कैटेगरी के बंदे को ही वरीयता दी जाएगी। ये इस तरह का जो दोहरा चरित्र, इस तरह का संविधान में एक समुदाय के साथ जो भेदभाव है, ये किसी तरह से जायज नहीं है। आखिर इस तरह का भेदभाव, ये जो सोशल इनजस्टिस है, ये एक तरह से सामाजिक अन्याय को उत्पन्न करता है जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ हो रहा है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि जो आरक्षण है, आरक्षण में आपका वुमेन के लिए रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल सन 2010 में पास हुआ। 33% वुमेन को आरक्षण दिया गया। आपका गुजरात में 32% है, केरला में आपका 55% है वुमेन के लिए रिजर्वेशन। बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक एक ऐसा पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर सोसाइटी को 1% का रिजर्वेशन दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर सोसाइटी आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम संख्या में है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये एक बहुत बड़ा कर्नाटक सरकार का बहुत बड़ा फैसला था, जिन्होंने 1% आरक्षण देकर उस पर्टिकुलर वर्ग को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया। उसके बाद आप आ जाते हैं कि 3.5% केरला में क्रिश्चियन और मुस्लिम को दिया गया, कर्नाटका में मुस्लिम को दिया गया। केरला में 12% मुस्लिमों को जॉब में आरक्षण है, 55% मुस्लिमों को एजुकेशन में आरक्षण है। इस तरह से जो है ये आरक्षण का खेल पूरा जो आपको मैंने विवरण बताया, इस तरह से आरक्षण प्रणाली और आरक्षण जो है जगह जगह हिस्सों में, समुदायों, वर्ग में बांटकर लोगों को दिया गया। लेकिन अब आप ये देखिए कि क्या जो आरक्षण की पॉलिसी बनाई गई, उस आरक्षण की पॉलिसी के तहत उस समाज का आज की डेट में वाकई में कोई उत्थान हुआ है? वाकई में आज उस पर्टिकुलर समाज का स्टेटस क्या है? इस बात को जानने के लिए मेरे हिसाब से अगर मेरी राय मानिए तो आज की डेट में उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पॉलिसी का बहुत गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। उससे कहीं भी कोई भी तरीके से किसी भी तरह का सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। उन 3 एग्जाम्पलों के जरिए हम ये समझ सकेंगे कि वाकई में आरक्षण से हमें क्या मिला या हमने क्या गंवाया। इसके लिए पहला तो डेटा जो है वो डेटा ये है कि कास्ट वाइज एजुकेशन डिटेल सन 2011-12 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो कास्ट वाइज एजुकेशन डिटेल है, यानी SC में 15 से 24 साल की एज के बंदे जो हैं वो SC कोटे में हायर सेकेंडरी में 7.5%, डिप्लोमा होल्डर 14.7%, ग्रेजुएट 12.3%, OBC का 12.5%, 5.3%, 17.2%, 9.3%। अदर में आ जाता है आपका जनरल कैटेगरी 14.6%, 5.7%, 7.6%, 8.8%। ये आपका हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा और ग्रेजुएट और इससे ऊपर की डिग्री वालों का कास्ट वाइज एजुकेशन डिटेल है। तो आप इसमें देखेंगे कि SC का जो शिक्षा का स्तर है तेजी से बढ़ा है और OBC का भी शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा है। यानी कि माननीय अंबेडकर जी के जो विचार थे, जो अंबेडकर जी का जो प्रयास था, उस पे कहीं ना कहीं हम सफल हो रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि जिस समाज के उत्थान के लिए अंबेडकर ने जो सपना देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप कास्ट वाइज बेरोजगारी का डाटा देखें, यानी कास्ट वाइज देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, 2011-12 के मतलब 2011-12 और 93 से लेकर 2011-12 के सेंसस की पूरी रिपोर्ट देखते हैं अगर, तो SC कोटा, ST कोटा और OBC कोटा और अदर कोटा, तो 93-94 में SC कोटे में 8.2% बेरोजगार, 2004-05 में 11.8% और 2011 में 7.3%। इसी प्रकार ST में 4.2, 6.5, 5.6, OBC में 2004 में 7.5, 5.3, अदर में 5.7, 6.8 और 4.8। तो अगर आप इस डेटा को समझें, पूरे इस डेटा को अगर आप समझते हैं तो उससे आपको क्या पता चलता है कि SC जो कैटेगरी है उसका जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो इससे आपको समस्या कहाँ दिखती है? यानी कि एक ऐसा समाज जिसके शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़िया जा रहा है, यानी शिक्षा के स्तर में तो वो जनरल कैटेगरी और OBC को भी पीछे छोड़ रहा है, लेकिन रोजगार के स्टेटस में भी वो बहुत ज्यादा है। यानी कि शिक्षा तो उनको मिल रही है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आखिर कमी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है?
समस्या कहाँ आ रही है ये चीज आपको समझने की जरूरत है। इस बात से केवल यही साबित होता है कि आरक्षण के दम पर वो पर्टिकुलर समाज शिक्षित तो हो रहा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आरक्षण के दम पर एक दूसरे समुदाय के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, यानी कि जो समाज योग्य है उसको तो शिक्षा के दरवाजे तक जाने को दस्तक ही नहीं दे पा रहा है। इस तरह से आरक्षण की वजह से एक योग्य समाज जो आगे बढ़ना चाहता है वो तो शिक्षा का भी हकदार नहीं बन पा रहा है और जो शिक्षित होकर भी बेरोजगार हो रहा है। यानी कि इस तरह से समाज के वो दो वर्ग, एक वो जिसको आरक्षण का फायदा मिल रहा है और एक दूसरा वर्ग जिसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है, आज की डेट में ये स्टेटस है कि वो दोनों समाज ही पूरी तरह से बेकार है। तो आज ये विचार करने की जरूरत है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसको बनाया गया किसी भी उद्देश्य से, यानी एक उद्देश्य को सफल करने के लिए, और जब उस पर्टिकुलर पॉलिसी के जरिए किसी भी तरह का सफल परिणाम ही नहीं आ रहा है तो आखिर उस पर्टिकुलर पॉलिसी की जरूरत ही क्या है इस देश में। इससे रिलेटेड एक दूसरा आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। 2011 से 12 की सेंसस की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर 6 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र के 38 मिलियन बच्चे हैं। 38 मिलियन बच्चों में 7.1 मिलियन बच्चे दलित समाज से आते हैं और 4.6 मिलियन बच्चे जो हैं आपके शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी समाज से आते हैं। और आपको जानकर एक ताजुब होगा कि उसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने स्कूल का गेट तक नहीं देखा है, यानी कि वो स्कूल के गेट तक जाने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे आरक्षण की आखिर क्या जरूरत? जिसको वाकई में जरूरत है उसको तो आरक्षण का कहीं ना कहीं फायदा ही नहीं मिल पा रहा है और स्कूल के गेट तक वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से कमजोर हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए आरक्षण के नाम पर इतना आरक्षण तो दे रही है, लेकिन वास्तविकता में जिसको इसका फायदा मिलना चाहिए उसको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो ये 38 मिलियन बच्चे हैं उनके परिवार के सदस्यों को यानी उनके माता पिता को हमें एक मुफ्त राशि सहयोग के रूप में देनी चाहिए, यानी उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो सशक्त हो सके और अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। जब स्कूल भेजेंगे तभी तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर 78 डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन है, यानी 78 डिपार्टमेंट में एसटी, एससी, ओबीसी तीनों, यानी कि एससी 17.49% रोजगार में है, एसटी 8.47% है और ओबीसी 21.57% है। आज की डेट में भारत में जो है 78 डिपार्टमेंट में जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके बाद अगर हम आते हैं कि 10 ऐसे मंत्रालय और डिपार्टमेंट हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। वो 10 ऐसे मंत्रालय और ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि डिफेंस प्रोडक्शन, फाइनेंशियल सर्विस, रेवेन्यू, HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये ऐसे मंत्रालय और डिपार्टमेंट हैं जिससे देश की इकोनॉमी और देश की सुरक्षा निर्भर करती है। इससे ये देश सशक्त होता है कि नहीं होता है ये इन डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। आज भी इन डिपार्टमेंट का अगर डेटा हम जाने तो 28,713 रिजर्व वैकेंसी आज भी इस डिपार्टमेंट में खाली है, जो कि SC, ST और OBC के नाम पे रिजर्व है। SC के नाम पे 8,223, ओबीसी एसटी के नाम पे 6,955 और ओबीसी के नाम पे 13,535। अब आप ये बताइए ये जो रिजर्व वैकेंसी आज भी नहीं भर रही है, ये 2016 जनवरी की रिपोर्ट है, ये रिजर्व वैकेंसी आखिर कब तक खाली रहेंगी? आखिर कब तक खाली रहेंगी? कब ये वैकेंसी भरेंगी? आज अगर ये वैकेंसी भरी होती तो समाज में जो देश के अंदर ये जो मजबूत डिपार्टमेंट है जिससे देश का विकास निर्भर करता है उसको कहीं ना कहीं हम विकास की गति से पीछे छोड़ रहे हैं और विकास नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा विकास धीमा हो रहा है। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? इस बात को सोचने की जरूरत है और इन्हीं सब आंकड़ों की वजह से आज मैं कह रहा हूं कि आज देश के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। अब वो समय आ गया है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए हमें एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है।
अब अगर हम आप आ जाते हैं कि राजनीतिक स्तर पर आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति में भी आरक्षण देने की मांग की। राजनीति में आरक्षण इस तरह से दिया गया कि जो समाज में लोग हैं जिनको उत्थान के लिए आरक्षण की पॉलिसी लाई गई, उनका राजनीति में भी दखल हो, राजनीति में वो एक उन्नत ऊंचाई के शिखर तक पहुंचे। और इसके लिए उन्होंने 10 साल की एक अवधि डिसाइड की गई, एक टाइम पीरियड डिसाइड किया कि 10 साल के लिए होगा, 10 साल के बाद इसको हटा देंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने, जिनको अपना देश के अंदर एक छत्र राज्य चलाना था, उन्होंने समाज के इस वर्ग को अनदेखा करते हुए उस पर्टिकुलर कानून को आगे बढ़ाते गए और आज तक राजनीति में आरक्षण चल रहा है। आप ये देखिए कि राजनीति में आरक्षण के लिए एक समाज का उत्थान कैसे देखते हैं। आज की डेट में SC, ST और OBC समाज के लोग MP हैं, MLA हैं, CM हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। एक समाज का हर एक उस वर्ग का हर एक व्यक्ति आज MP, MLA, CM, प्रेसिडेंट और PM है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण आज खत्म होने की नाम नहीं ले रहा है। आखिर आज ये समय तो आ ही गया है कि राजनीति में तो आरक्षण पूरी तरह से खत्म ही हो जाना चाहिए। अब राजनीति में किसी भी तरह के आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो इसके बाद का जो डेटा है हमारा, वो हम बात करते हैं आपके डेट में ये समय आ गया है कि राजनीति में आरक्षण अब खत्म होना चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि पूरे देश के अंदर आज की डेट में जातिगत आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। आज की डेट में जातिगत आरक्षण की तो देश में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज जो समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत है, वो केवल समाज में 2 वर्गों में बटा हुआ है। आज समाज केवल 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक अमीर और एक गरीब। आज अमीर दलित और गरीब दलित, इन 2 हिस्सों में समाज बटा हुआ है। अमीर दलित, गरीब दलित, अमीर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, अमीर यादव, गरीब यादव, अमीर बनिया, गरीब बनिया, अमीर कुर्मी, गरीब कुर्मी। आज इसी प्रकार के केवल 2 वर्गों में ही पूरा समाज बटा हुआ है। जातिगत आरक्षण की तो परिभाषा ही बदल चुकी है। आज की डेट में केवल समाज अमीर और गरीब में बटा हुआ है। आज की डेट में अमीर दलित जो है वो गरीब दलित का शोषण कर रहा है। अमीर दलित की सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपने ही स्तर के, अपने स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग ही लोगों से दोस्ती करते हैं। अमीर दलित आज की डेट में अमीर दलित से ही दोस्ती कर रहा है, उनके बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। अमीर ब्राह्मण से दोस्ती कर रहा है, अमीर बनिया से दोस्ती कर रहा है। उनके यहाँ आपस में शादी ब्याह समारोह में आना जाना है, शादी ब्याह समारोह में उठना बैठना, उनके अच्छे पारिवारिक संबंध हैं, जबकि उसी जगह उन्हीं के समाज के गरीब दलित के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऊंच नीच करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। आप ये देखिए कि देश के अंदर ये कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, आरक्षण की पॉलिसी का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस समाज के उत्थान के लिए पॉलिसी बनाई गई, आज भी बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर आज जिंदा होते तो उनका सर से झुक जाता कि जिस चीज के लिए हमने इसको बनाया आज वो वाकई में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसने तो किसी और दिशा की तरफ मुंह मोड़ लिया है। आप सफाई कर्मी जो सफाई का काम करते हैं, महीने में 50-50 हजार रुपए सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वही सफाई कर्मी 50 हजार रुपए महीने सरकार से तनख्वाह लेकर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर, यानी वही अमीर दलित गरीब दलित से 8,000 रुपए में अपना खुद का सफाई का काम करवाते हैं और उन्हीं के साथ ऊंच नीच का व्यवहार रखते हैं। उसी दलित गरीब की उस अमीर दलित के घर में कोई एंट्री नहीं है। ये इस तरह का जो दुर्व्यवहार, इस तरह का ऊंच नीच और छुआछूत एक अमीर दलित एक गरीब दलित के साथ कर रहा है, ये देश में आज हो जा रहा है। इस पर बहुत बड़ा विचार करने की जरूरत है। ये भेदभाव जो देश के अंदर पनप रहा है, ये बहुत जरूरी है कि आज इसको खत्म करने की जरूरत है। आज देश की जनता को जागरूक होकर इस पे एक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो लड़ाई है वो आज लड़ाई केवल अमीर दलित की और गरीब दलित की है, अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण की है, अमीर यादव और गरीब यादव की है। वो अपने अपने हिसाब से अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही संबंध रखते हैं, उनको जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में जो समाज है वो जात के आधार पर नहीं, क्लास के आधार पर बटा हुआ है। आज समाज केवल 5 क्लास के आधार पर बटा हुआ है। वो क्लास क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक तो हो गया आपका एलिट क्लास। एलिट क्लास वाले वो लोग होते हैं
जो ऑडी और मर्सिडीज वाले लोग हैं, जिनके पास ऑडी है, मर्सिडीज है, जिनके लोग जैसे क्लास 1 ऑफिसर हो गए, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनका वीआईपी एरिया में वीआईपी बंगला है, ये इस तरह के लोग हैं। और इस तरह के लोग केवल इनके बराबर के लोगों के साथ ही दोस्ती करते हैं। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा ब्राह्मण है, बढ़िया है, ठाकुर है कि एससी कैटेगरी से आता है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उनके स्टेटस सिंबल के बराबर होना चाहिए। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले वो लोग हैं जिनके पास फॉर्च्यूनर है, एसयूवी है, जिनके पास वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ये उस तरह के लोग हैं। तीसरा जो हो गया आपका मिडिल क्लास, मिडिल क्लास वो कैटेगरी है जिसके पास आल्टो है और सेंट्रो है। ये आल्टो और सेंट्रो वाले लोग हैं जो कि इनके खुद के मकान है, इनके खुद के मकान है, लेकिन पिछड़े एरियो में मकान है, वो एरिया ज्यादा अच्छे नहीं है, अच्छे एरियो में इनकी गिनती नहीं आती है, उस एरिया में इनके खुद के मकान है, इनके पास आल्टो है, सेंट्रो है, लेकिन इनमें भी भेदभाव है कि आपस में उसी कैटेगरी के लोगों के साथ ही इनके संबंध होते हैं, बाकी इनको दूसरी कैटेगरी के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, फिर वो चाहे किसी की जात का हो, चाहे किसी के धर्म का हो। इसी तरह से आ जाते हैं लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास वाले लोग वो लोग हैं जिनके पास होंडा है, यानी कि बजाज स्कूटर है, पैशन है, एवेंजर है, इस तरह की मोटरसाइकिल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं और एक 2 BHK फ्लैट किसी पिछड़े हुए एरिया में वेल फर्निश्ड फ्लैट किराए पे लेकर रह रहे हैं। और तीसरा आ जाता है आपका लोअर क्लास। लोअर क्लास वो लोग हैं जो कि बस में, टेम्पो में, रिक्शा में, सरकारी सवारी वाहनों में ट्रैवल करते हैं और एक कमरा किराए पर लेकर 8 लोगों का परिवार वो एक साथ रहता है और बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं। आज की डेट में सच्चाई तो यही है कि समाज केवल इन 5 वर्गों में बटा हुआ है, जातिगत आरक्षण तो कहीं है ही नहीं। ये 5 वर्ग केवल अपने अपने स्टेटस सिंबल के हिसाब से अपने अपने वर्ग के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, शादी ब्याह में उनका आना जाना है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी जात का हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब वो समय आ गया है कि आज इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पॉलिसी में हमें एक बार फिर से पुनः विचार करने की जरूरत है। अगर देश को हमें मजबूत करना है और देश के प्रत्येक नागरिक को मजबूत करना है, तो आज वो समय है कि हमें आरक्षण केवल क्लास के हिसाब से बांटने की जरूरत है, यानी एलीट क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, यानी कि इस हिसाब से हम केवल इन 2 कैटेगरियों के हिसाब से ही आरक्षण बांट सकते हैं, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। आज की डेट में जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, केवल उसी के आधार पर ही आरक्षण देना चाहिए, ना कि किसी जात के आधार पर, ना किसी धर्म के आधार पर। जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, फिर वो चाहे किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसको आरक्षण की डेट में, आज की डेट में आरक्षण देना चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि आज आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। आज देश की जनता को एक इनकलाब की जरूरत है। इस प्रकार के इनकलाब से देश में रिजर्वेशन पॉलिसी में इस आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, क्लास के आधार पर आज आरक्षण की, नए आरक्षण के मांग की जरूरत है और पुराने आरक्षण की पॉलिसी को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।